ये यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू था कि जो टोटल बॉडी वाटर का एसीएफ जो है वो कितना है। तो एसीएफ जो है टोटल बॉडी वाटर का 1/3 हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नोट दैट टोटल बॉडी वाटर इज 60% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। अच्छा, ये जो क्या है ये फिर 60% ऑफ द बॉडी वेट है, ठीक है। इसका फिर जो ECF है वो 1/3 है, ठीक है। और एंड इज़ लोवेस्ट इन एडल्ट फीमेल्स एंड हाईएस्ट इन न्यूबॉर्न्स, ठीक है ना। तो लेकिन इससे पहले हम ये करते हैं कि पहले एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन का एक रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के रिव्यू से पहले हम यहाँ पे इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स में देखें सबसे पहले हमारे पास है प्रायंस हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कहलाते हैं ये, ठीक है। देखिए प्रायंस एक तो होते हैं ना जो हमारे सेल्स खुद बनाते हैं, उनको कहते हैं PRPC, प्रायन रिलेटेड प्रोटीन्स ऑफ सेलुलर ओरिजिन बोलते हैं। ये नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। प्रायन रिलेटेड प्रोटीन्स ऑफ सेलुलर ओरिजिन, ठीक है। ये हमारे मैसेंजर आरएनए आता है वगैरह के ये बनाता है, ठीक है। तो ये हमारे ये प्रोटीन्स जो है बॉडी सेल्स खुद बनाते हैं डेली टनों के हिसाब से। और उसके इनमें इनकी ख़ास बात ये होती है कि ये अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट होती है इनकी। ये देखें ये अल्फ़ा हेलिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो प्रायंस क्या है, ये नहीं DNA होता है इनमें, नहीं DNA होते हैं, नहीं RNA होते हैं। ये कोई इस तरह की बात इनमें नहीं होती, ठीक है। और ये दे आर जस्ट प्रोटीन्स, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन प्रोटीन्स हैं लेकिन बीमारी पैदा करते हैं। और बीमारी जो पैदा करते हैं उनको कहते हैं ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी जो बीमारियां हैं, ठीक है, इनको ट्रांसमिसिबल स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथीज। सवाल ये है कि ये बीमारियां कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं नॉर्मल जो दो जो प्रोटीन टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। एक है हमारे जो सेल्स खुद बनाते हैं, उनको अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स कहते हैं। उनको नॉर्मल प्रोटीन्स PC मैंने बताया, प्रायन रिलेटेड प्रोटीन्स ऑफ सेलुलर ओरिजिन अल्फा हेलिकल। लेकिन जो प्रायंस होते हैं ना वो होते हैं ये देखें इनकी मिस फोल्डिंग हुई पड़ी है ना। ये देखें नॉर्मल फोल्डिंग है, ये देखें मिस फोल्डिंग, यहाँ से आगे ये टेढ़ी है, ठीक है। तो अब नॉर्मल मिस फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ये बीटा प्लेटेड फोल्डिंग होती है इनकी, अल्फा हेलिकल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह की जो फोल्डिंग होती है इनको कहते हैं प्रायंस, ठीक है। ये बीमारी कॉज करते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये प्रायंस जो हैं ये बीटा प्लेटेड जो फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ये बीमारी कैसे फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके CNS में एक गुस्सा है प्रायन, तो वो क्या करता है आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर एक पूरा एक टॉल बना देता है। वो होता कैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए उससे समझने के लिए ये देखिए नॉर्मल प्रोटीन्स जो होते हैं ना दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। जो PRPCs होते हैं प्रायन रिलेटेड जो प्रोटीन्स ऑफ सेलुलर ओरिजिन दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी, ठीक है। क्या होता है फिर उसके डीनेचर्ड एंड डिस्ट्रॉयड एंड देन रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। ये होता है प्रोसेस पूरा, पहले बनते हैं फिर डीनेचर्ड डिस्ट्रॉयड एंड देन रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोटीन्स। इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोटीन टर्नओवर, ठीक है ना। देयर इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन टर्नओवर इन आवर बॉडी, ठीक है। ये हो गया, लेकिन ठीक है ना। तो ये होगा नॉर्मल प्रोटीन टर्नओवर होता है बॉडी में। एक तरफ प्रोटीन बनते हैं, दूसरी तरफ प्रोटीन डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। तो लेकिन नॉर्मल प्रोटीन टर्नओवर के लिए क्या चाहिए कि बॉडी में प्रोटीन बनाने की सलाहियत भी होनी चाहिए और प्रोटीन डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। प्रोड्यूस करने की, टू प्रोड्यूस एंड टू डिस्ट्रॉय, ये दोनों सलाहियतें होनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें प्रोटीएजेस चाहिए होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए प्रोटीएज क्या करते हैं, डीनेचर प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करके दोबारा इसके पार्ट्स में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीएजेस का एक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि प्रोटीएजेस कैसे एक्ट करते हैं। तो प्रोटीएजेस एक्ट करते हैं अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट पे, याद रखें। ये देखिए ये अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ये अल्फ़ा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाजमी नहीं है, ऐसे ये मैंने एग्जांपल किया अल्फ़ा हेलिकल, ठीक है। लेकिन इस पे नहीं करते ये प्रोटीएज एक्ट, ठीक है। ये देखें ये बीच में आगे गड़बड़ हो गई है, ऊपर की तरफ है और दायरे नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इसको तो बीटा हेलिकल्स पे काम ये नहीं करते प्रोटीएजेस, ठीक है। और प्रोटीएजेस इन आवर बॉडी वर्क ऑन अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट, ठीक है।
ठीक है ना। और ये है कि इफ़ देयर इज़ बीटा प्लेटेड मिसफोल्डेड करप्टेड प्रोटीन्स दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय प्रोटीजेस, जिसकी वजह से ये प्रोटीन्स जो है ना, ये प्रोटीन्स जो होते हैं ना, ये बॉडी में जमा होते जाते हैं और बीमारी फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, ये सिल्क है, हम जिससे टांके लगाते हैं, ये स्यूचर होता है, ये भी एक प्रोटीन है, लेकिन इससे हम टांका लगाते हैं स्किन में। फॉर एग्जांपल स्किन में टांका लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि वो बीटा प्लेटेड होता है जो सिल्क होता है, ठीक है ना। इसलिए प्रोटीज उस पर एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो ठीक है ना, इस तरह ये बीमारियाँ फिर जो बीटा प्लेट प्रोटीन्स होते हैं, बीमारियाँ ये फैलाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक बड़ी मिसाल आपको दे दूँ, आपको पता है एमाइलोडोसिस याद है? एमाइलॉइड प्रोटीन्स वही बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स होती है ये, ठीक है ना। ABC ऑफ एमाइलॉइड याद है? कॉन्गोरेट स्टेन से उसमें हम करते थे ABC ऑफ एमाइलॉइड, आप देख सकते हैं उसमें। अच्छा, तो ये भी बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। इसकी वजह से ये प्रोटीन्स रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और ये एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में और बीमारियाँ कॉज करते हैं, ठीक है। और तो कुल मिला के बात ये हुई कि प्रायंस जो है ना, वो रेजिस्टेंट होते हैं प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से ये एक्यूमुलेट होते हैं और बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए, आपने सुना होगा ये मैड काउ डिजीज़ के बारे में। मैड काउ डिजीज़ कहते हैं इसको आल्सो कहते हैं, आल्सो नोन एज बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसका जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो प्रायोन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो काउ मीट है, काउ मीट, उससे प्रोटीन्स इंटर होते हैं बॉडी में, वहाँ से फिर जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वाले प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये काउ मीट से प्रायन इंटर हो रहा है, इंटर होकर देखिए नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली देखिए, ये ऊपर वाला अल्फा हेलिकल है, ये तो बीटा हेलिकल प्रायन है ना। तो ये प्रायन रिलेटेड सेलुलर प्रोटीन ऑफ सेलुलर ओरिजिन है। ये देखिए, जीन एक्सप्रेसिंग mRNA जो बनाता है ना, ये हमारा अल्फा हेलिकल बना रहा है, लेकिन जब ये इंटर होते हैं ना प्रायंस, तो ये हमारी प्रोटीन को मिसफोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, नॉर्मली देखिए, जीन ट्रांसक्रिप्शन होती है, वहाँ से mRNA बनता है। जब mRNA बनता है ना, तो ये mRNA मैं आपको इधर डिटेल बताता हूँ। mRNA से फिर क्या होता है कि जो प्राइमरी पेप्टाइड चेन इज़ मेड ऑन द राइबोसोम में फिर प्राइमरी पेप्टाइड चेन बनती है। वो जो प्राइमरी पेप्टाइड चेन है, ये फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus में जाती है और मॉडिफिकेशंस होती हैं, वहाँ पे गोइंग मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं। और उसमें क्या होता है कि इन्हीं मॉडिफिकेशंस को ना क्या कहते हैं, ड्यूरिंग दीज मॉडिफिकेशन प्रोटीन्स आर अप्रोप्रिएटली फोल्डेड, ठीक है ना। प्रोटीन्स फोल्ड किए जाते हैं इन मॉडिफिकेशंस के दौरान, ठीक है ना। तो इनको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस ऑफ पेप्टाइड चेन बोलते हैं, ठीक है ना, इनको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। क्योंकि जो फर्स्ट जो पेप्टाइड चेन है ना, वो ट्रांसलेट की जाती है, ठीक है ना, ट्रांसलेट की जाती है, उसके बाद फिर मॉडिफाई। तो ये पोस्ट ट्रांसलेशन के बाद, यानी कि मैसेंजर आरएनए जो है ना, वो एक ट्रांसलेट करता है एक पेप्टाइड चेन को, ठीक है। उसके बाद ये मॉडिफिकेशंस होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन। अब सवाल ये है कि अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मिसफोल्डेड बीटा प्लेटेड प्रायंस, ये देखो प्रायंस आ रहा था ना, ये तो ये जो न्यूली फॉर्म जो पेप्टाइड चेन्स है ना, ये इनकी क्या मिसफोल्डिंग हो जाती है, ठीक है ना, इनकी मिसफोल्डिंग हो जाती है इसकी मौजूदगी में, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह के किसी सपोज PWD के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर आता है, करप्ट ऑफिसर, देखें वो करप्ट ऑफिसर क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता सबको करप्ट करता है और जो करप्ट नहीं होते हैं उनको भी करप्ट कर देता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये देखें, यहाँ से इसने इसको करप्ट कर लिया, मिलते हैं तो फिर ये भी करप्ट, ये भी करप्ट, फिर अगले फिर दो को करप्ट, ये फिर अगले फिर दो को करप्ट, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है। एक प्रायन इंटर होता है एक सेल में और उसके बाद हमारे अपने प्रोटीन्स को जो है ना वो करप्ट करता जाता है और उनको क्या करता है कि बीटा फोल्डेड पैथोलॉजिकल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। यही वजह है कि एक इंटर होता है और बहुत सारे बनते हैं। अभी ये क्या होता है कि जब एक से दो बनते हैं, दो से तीन से हज़ार बनते हैं, तो ये क्या असल में होते हैं, ये रेजिस्टेंट प्रोटीएज रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीएज रेजिस्टेंट होते हैं तो ये जमा होते हैं, ये डीनेचर हम नहीं कर सकते इनको और पैथोलॉजी कॉज करते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन का सेल है, इसके अंदर ये पैथोलॉजी कॉज करेंगे, ठीक है। यही मैड काउ डिजीज़ वगैरह, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये होते
होते हैं प्रायंस जो होते हैं ना, ये सारा हमने इसलिए डिस्कस किया कि जो प्रायंस जो होते हैं, ये देखें, ये कोई डीएनए या आरएनए या कोई जानदार होते नहीं, ये सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन फिर भी देखें तो इनकी ये जिस्म में जाते हैं और अपनी वो करते हैं, ठीक है, ये अपनी बच्चे शेचे ऑफ स्प्रिंग नहीं देते, ये मिसफोल्ड करते हैं हमारी अपनी प्रोटीन्स को, इसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ती है जिस्म में, ठीक है। तो ये तो था मैं प्रायंस के बारे में, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। उसके बाद हमारे पास थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं जिनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लाज्मिड्स हैं, उसके बाद हमारे पास हैं ट्रांसपोसोन्स, ठीक है ना। इनके बारे में अभी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं प्लाज्मिड्स क्या है। प्लाज्मिड्स देखें, प्लाज्मिड्स सपोज ये देखें, ये बैक्टीरियल सेल है, दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है। ये देखें, ये हमारा जो है ना बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है। लेकिन ये जो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है डीएनए, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा, ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम है, ठीक है। इसको प्लाज्मिड बोलते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक। तो क्या होते हैं कि ये जो प्लाज्मिड जब एक सेल में जाता है ना, तो ये बैक्टीरिया में ये थोड़ी देर के बाद 100 होगा, 100 से 1000, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा होते हैं, मतलब ये रिप्लिकेट करते हैं, ठीक है ना। होता क्या है कि ये अपने रिप्लिकेट करने की सलाहियत होती है इनके अंदर, ठीक है। सवाल ये है कि प्लाज्मिड कैसे क्लिनिकल जो पैथोलॉजी कॉज करता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये देखें प्लाज्मिड में, ये देखें ये प्लाज्मिड है, इसमें एक जीन है, ये क्या करता है, ये जब एक्सप्रेस करता है अपने उसको, तो ये जीन जो है प्लाज्मिड वाला जीन, ये फिर एक कोई एक्सप्रेस करता है, तो कोई स्पेसिफिक जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल या कोई केमिकल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बैक्टीरिया में ये चीज़ नहीं है तो ये प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा वो टॉक्सिन। सो ये जो बैक्टीरिया ये विरुलेंट है, ये विरुलेंट नहीं है। तो ये विरुलेंट इसलिए कि इसमें प्लाज्मिड है स्पेशल, और इसमें क्या है कि कोई स्पेशल टाइप ऑफ जीन है जो कि एक स्पेशल केमिकल सिक्रीट बना सकता है। ये ऐसा नहीं, ये बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो विरुलेंट उसको कहते हैं जो कैपेबल होता है बीमारी पैदा करने की या बीमारी कॉज करने के लिए विरुलेंट होता है, की ताकत रखता है, उसको विरुलेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये विरुलेंट नहीं है, ये विरुलेंट है, ठीक है। इसको हम लेबल करते हैं 1 2 3। अब होता क्या है कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है ना। ये ट्रांसफ़र्स भी होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। तो जब ये ट्रांसफ़र होगा इधर, तो इधर जीन को भी लेके आएगा प्लाज्मिड, इधर जब ये इधर आएगा तो वही काम इधर शुरू करेगा, तो फिर ये बैक्टीरिया भी विरुलेंट हो जाएगा, तो ठीक है ना। हो सकता है ये अपना नॉर्मल फ्लोरा हो, बेचारा शरीफ सा हो, लेकिन प्लाज्मिड इसमें आ गया है, अब ये नोटोरियस बन गया है और बीमारी पैदा कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये हुआ कि जो प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं और जाते हैं और उस बैक्टीरिया के थ्रू बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड इन्फेक्शियस डिजीज़ दे आर बिगर देन प्रायंस, ठीक है। तो ये तरीका है। तो अच्छा, इसके अलावा देखें प्लाज्मिड्स का जो है डिफरेंट जो है, लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ केमिकल्स, ये इनके जीन्स होते हैं, ये जो जीन्स इनके अंदर होते हैं ये सिर्फ केमिकल्स ही बनाएं या टॉक्सिन्स ही बनाएं। डिफरेंट जीन्स भी होते हैं, देखें फॉर एग्जांपल ये जीन डिफरेंट कलर का है, ये जीन जो है किसी में प्लाज्मिड में ऐसा जीन भी हो सकता है जो अगर एक्सप्रेस करे अपने आप को। फॉर एग्जांपल ये जो है ये अगर एक्सप्रेस करता है, ये फिर ऐसे प्रोटीन्स बनाता है कि जिससे जो बैक्टीरिया ये जब ये एक्सप्रेस होता है ना, तो ये एक्सप्रेस होता है तो टॉक्सिन्स फॉर एग्जांपल, ये एक्सप्रेस होता है तो ऐसे प्रोटीन्स बनाता है इससे बैक्टीरिया के, जिसकी वजह से इसको म्यूकोजल सेल्स के साथ स्टिक होने में मदद मिलती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन्स बना रहा है, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये बैक्टीरिया पहले नहीं बना रहा था, जब ये एंटर हुआ है इसमें तो ये बना रहा है, जिसकी वजह से ये म्यूकोजल सेल्स के साथ स्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 मिसालें हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म की बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ मिसालें हैं प्लाज्मिड्स की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें प्लाज्मिड्स का ताल्लुक हमारे ड्रग्स के साथ भी डीप इसका रिलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये देखें, फिर इन प्रोटीन्स को कहते हैं एडिशंस। ये मैं आपको बताऊँ, यही एडिशंस हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को म्यूकोजल सेल्स के साथ अटैच होने में और पैथोजेनिसिटी कॉज करते हैं। अब देखते हैं प्लाज्मिड्स का ड्रग्स के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। प्लाज्मिड्स जो होते हैं ना, क्या होते हैं, कभी कभी ऐसी जीन एक्सप्रेस करते हैं जिसके थ्रू किसी भी जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर आप क्लोज से देख लें तो ये ग्रीन जीन भी हमने देख लिया,
अब ये वाली पिंक जीन भी देख लिया। अभी देखें ये जीन है, ये जीन जब एक्सप्रेस करते हैं, प्लाज्मिड्स एक्सप्रेस करते हैं, ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं जो हमारी जो पेंसिलिन, ये देखें फॉर एग्जांपल ये पेंसिलिन है, पेंसिलिन रिंग है, ये बीटा लैक्टम रिंग है, ठीक है, ये घर सा है। फॉर एग्जांपल इधर मैं इसको अच्छे से मैंने बनाया था, ये देखें, ये देखें पेनिसिलिन रिंग और ये बीटा लैक्टम रिंग। तो ये क्या करती है, ये पेनिसिलिन ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जो आगे जाके ये ऐसी जी एक्सप्रेस हो गए ऐसी प्रोटीन बनाती है जिसको बीटा लैक्टमेज या बीटा पेनिसिलिनेज बोलते हैं। वो क्या करती है, ये प्रोटीन हमारी जो प्रोटीन है ये जाके बीटा लैक्टमेज रिंग को खाती है, ऐसे खाती है, तो पेनिसिलिन का असर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक इसका प्लाज्मिड इंड्यूस्ड एक एक्शन है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिसिलिन, ठीक है। ये हो गया। और होता क्या है कि जो जैसे ही दवाई करीब आती है जिसमें, तो बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता रहता है और पेनिसिलिन को तबाह करता रहता है, पेनिसिलिन का असर नहीं होता। ये तो ये सारा होता है किसकी वजह से, ये प्लाज्मिड की वजह से, प्लाज्मिड के अंदर जो जीन है उसकी एक्सप्रेशन की वजह से ये होता है। और यूँ बैक्टीरिया जो होता है वो रेजिस्टेंट होता है ड्रग्स के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे प्लाज्मिड्स हैं, ये प्लाज्मिड्स दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिंग्स हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड हो गया। अभी हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, बैक्टीरियोफेज पढ़ते हैं। यहाँ तक देखें ये ऑर्गेनिजम्स नहीं है, अच्छा ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं, और इवन वायरस भी एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन ये पार्टिकल्स हैं, ये जो बीमारी कॉज करते हैं। तो बैक्टीरियोफेज पढ़ते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या आपने कभी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया का नाम सुना है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो होता है ना, वो होता है हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल के थ्रोट में, ये एज अ फ्लोरा होता है, ठीक है। तो जो डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया होता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारा ग्राम पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद बेसिलाई है, बेसिलाई में एरोबिक में हमारे पास ये देखिए कॉर्निबैक्टीरियम, ये MCBL याद है, MCBL, तो इसमें कॉर्निबैक्टीरियम आता है हमारा, ठीक है ना। तो ये कॉर्निबैक्टीरियम जो होता है ना, सब अक्सर लोगों के थ्रोट में होता है, लेकिन ये डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन डिजीज़ उसको प्रोड्यूस करेगा जब ये बैक्टीरियोफेज है, ये देखें हंसते हुए आ रहा है, आगे अटैच होकर इंजेक्ट करेगा अपना DNA मटेरियल, ठीक है। ये देखें ये प्लाज्मिड नहीं है, अच्छा इसको ये इसका बैक्टीरियोफेज का DNA है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जब इसके अंदर ऊपर स्पेशल जो जीन होता है, ठीक है, ये देखिए यहाँ करीब से देख ले, स्पेशल जीन होता है ये डॉट्स, ठीक है, इसको कहते हैं टॉक्स जीन, ठीक है। ये अब इंटर हुआ है, ये देखें बैक्टीरियोफेज के अंदर, डिप्थेरियम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया के अंदर, ये इसको कोराइनी भी कहते हैं। तो इस इंजेक्ट होने के बाद एक्सप्रेस करता है, जब ये टॉक्सिन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो एक ऐसा प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन, ठीक है ना। डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन बनता है जो फिर क्या करता है, डिप्थेरिया कॉज करता है बीमारी। तो ये देखें ये बैक्टीरिया खुद टॉक्सिक नहीं था, जब ये बैक्टीरियोफेज आके इसके साथ लगा है ना, तो ये प्रोटीन क्रिएट बनाने लगा और ये बीमारी इसने कॉज की, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरियोफेज का तरीके वारदात होता है, ठीक है। तो ये हमने बैक्टीरियोफेज हमने पढ़ा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि देखें ये बेचारा डिप्थेरिया का जो था ना, ये फ्लोरा में था, ये बेचारा शरीफ सा था, और जब इसको ये बैक्टीरियोफेज की बीमारी लग गई तो इसने फिर ये होस्ट को ही, इंसान को ही बीमारी जाना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये नॉट ऑल ऑफ द कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया प्रोड्यूस द डिजीज़, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं ट्रांसपोसन्स क्या है, ट्रांसपोसन्स, ठीक है। ट्रांसपोसन्स जो है ना ये अजीब से हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोसन्स सन्स ऑफ ट्रांसपोर्टर समझे, ये देखें इस तरह ये बैक्टीरियल DNA है, ये प्लाज्मिड है, ये इसमें देखें इधर होते हैं, तो ये जंप करके, इसको जंपिंग जीन्स बोलते हैं, इसलिए मैंने इधर पाँव बनाए हैं इसके, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, कभी जंप करके इधर जाते हैं, प्लाज्मिड में भी जाते हैं, फिर ये प्लाज्मिड फिर दूसरे बैक्टीरिया में जाता है, वहाँ से फिर इस तरह ये पैथोलॉजी कॉज करते हैं ये, ठीक है, ट्रांसपोसन्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वायरसेस देखें ये ऑर्गेनिजम्स हैं कि नहीं है, ये ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है ना। वायरस पढ़ने से पहले देखें वायरॉइड एक टर्म है, ये नेकेड RNA मॉलिक्यूल, नेकेड मतलब इनके इर्द गिर्द प्रोटीन लेयर नहीं होती, ठीक है ना, तो इसलिए इनको नेकेड कहा जाता है। तो RNA ये प्लांट्स में डिजीज़ पैदा करते हैं, ठीक है ना। तो वायरसेस जो हैं वायरसेस देखें स्मॉल नॉन ऑर्गेनिज्म टाइप ऑफ थिंग्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ DNA इधर और RNA, याद रखें वायरस के इर्द गिर्द प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन कवर होता है, और अंदर क्या होता है, या तो DNA होता है या RNA, दोनों नहीं होते, दोनों तो उसमें होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में होते हैं, ठीक है। या तो DNA होगा या RNA होगा और फिर प्रोटीन कवर होगा, ठीक है।
अच्छा ये देखें, ये जो ग्रीन मैंने बनाया, ये कुछ वायरसेस में जो है ना एडिशनल लिपिड ड्रेसिंग होती है। एक तो प्रोटीन ड्रेसिंग सब में होती है, कुछ में फिर एडिशनल लिपिड ड्रेसिंग होती है, इनको कहते हैं एनवेलप्ड, ठीक है ना। अच्छा ये सब में नहीं होती है ग्रीन वाली, ठीक है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, ठीक है। ये देखें, ये हो गया डीएनए और आरएनए और ये प्रोटीन कवर, इसको कहते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड, ठीक है ना। अच्छा और उसके बाद कुछ में फिर लिपिड बाइलेयर होती है, ये देखें लिपिड बाइलेयर ग्रीन वाली, कुछ में नहीं होती कुछ में होती है, इसको कहते हैं एनवेलप्ड वायरसेस, ठीक है, इसको कहते हैं एनवेलप्ड वायरसेस। और देखें बस तो ये था छोटा सा इंट्रो वायरस के बारे में। देखिए सेल्स और वायरसेस में क्या फ़र्क है। देखें वायरसेस जो है ना, दे आर नॉट सेल्स, ओके। तो अगर वो जिस्म से बाहर होना तो समझें वो रेत का ज़र्रा है, उसमें कोई एनर्जी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वायरसेस। जबकि सेल्स क्या है, सेल्स में देखें या तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियाइड होता है। न्यूक्लियस वो जो क्रोमोसोम्स व्हेन दे आर सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। व्हेन नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये अक्सर बैक्टीरिया में होता है ये न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसके बाद उनके जो न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म उसके गिर्द होता है, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म कवर होता है सेल मेम्ब्रेन से, और सेल्स उसको कहते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को, और सेल्स उसको कहते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं एनर्जी को। वायरसेस में ये सारी चीज़ें नहीं होती, और वायरसेस से नीचे जो हमने बैक्टीरियोफेज, प्रायॉन्स, प्लाज्मिड्स और ट्रांसपोसॉन्स ये पढ़े, उनमें नहीं होती, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये हो गया डीएनए आरएनए हो गया, प्रोटीन कवर हो गया। और उसके बाद प्रोटीन कवर जो होता है, ये मैं आपको बताऊं, प्रोटीन कवर जो है ना वायरस को शेप देती है, हेलिकल शेप, आइकोसाहेड्रल शेप, ठीक है, ये प्रोटीन कवर की वजह से, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन की वजह से हेलिकल और आइकोसाहेड्रल शेप बन जाती है वायरस की। और अब देखिए कुछ वायरस फिर लिपिड बाइलेयर है, ये एनवेलप कैसे होते हैं। कुछ जो वायरसेस हैं वो इस तरह की, जब बैक्टीरियल सेल के अंदर दाखिल होते हैं, ये दाखिल होने के बाद जब ये निकलते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को ये स्टील करते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन स्टील करते हैं तो फिर इसके इर्द गिर्द लगी रहती है, इसको कहते हैं एनवेलप, ठीक है। ये लिपिड बाइलेयर होती है, अंदाज़ा करें आप, ठीक है ना। अब हमने वायरसेस पढ़ लिया। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास बैक्टीरिया, उससे बड़े हैं वायरसेस से। वायरस बैक्टीरिया से बड़े फंगाई हैं, फंगाई से फिर प्रोटोजोआ बड़े हैं, प्रोटोजोआ से हेलमिन्स, हेलमिन्स से फिर एक्टोपैरासाइट जो नज़र भी आते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए कि बैक्टीरिया और बाकी जो सब में जो डिफरेंस है, इनमें प्रायंस और बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड और ट्रांसपोसॉन्स में जो, और वायरसेस में और इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि ये नॉन लिविंग है, यहाँ से आगे लिविंग है, ठीक है। अब बैक्टीरिया और इनमें क्या डिफरेंस है, ये प्रोकैरियोट्स हैं और यहाँ से आगे फिर यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स यानी इंसान भी यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्रो का मतलब प्रो, ठीक है, प्री प्रो कोलेजन, जैसे कोई चीज़ बनती है उसको हम प्री प्रो कहते हैं। तो ये प्रो जा रहा है करियोट्स की तरफ, ठीक है, प्रो यूकैरियोट्स की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक अगर इस डायग्राम को देख लें तो ये देखें ये प्रो है ना, प्रो मतलब उससे पहले, ठीक है। तो ये देखें जा रहा है, मतलब प्रो इसकी तरफ, यूकैरियोट्स की तरफ जा रहा है, ये डेवलपिंग टुवर्ड्स यूकैरियोट्स। तो इसके अलावा इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, यूकैरियोट्स मतलब ट्रू कैरियोट, ट्रू न्यूक्लियस, इसमें इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। और ये अच्छा उसके बाद दूसरा डिफरेंस है, इनमें सर्कुलर और सिंगल न्यूक्लियस होता है, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे इंसान में थोड़ी सी जो क्रोमोसोम कितने ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखें इनमें सर्कुलर क्रोमोसोम होता है हमारे यूकैरियोट्स में, जैसे फंगाई, और उसके बाद उन सब में लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि जो यूकैरियोट्स में ना हिस्टोन्स होते हैं इसमें डीएनए में, और जबकि नो हिस्टोन्स होते हैं जब प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना। इसके अलावा एक सिमिलरिटी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है। दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ना डीएनए, दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ठीक है। ये सिमिलरिटी है, ठीक है। अच्छा ये हिस्टोन्स नहीं होते हैं प्रोकैरियोट्स में। जब यूकैरियोट्स में इनमें ना जीन्स में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स देखें ये हमारा बहुत सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें जो एक्सप्रेस होता है ना वो एक्सॉन है, जो एक्सप्रेस नहीं होता वो इंट्रॉन है, ठीक है ना। तो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ठीक है ना, मजीद क्लियर करने के लिए ये देखें ये प्रोमोटर बॉक्स है, ये हमारा जीन है, ठीक है। यहाँ हमारा डीएनए, ठीक है ना। इनमें डीएनए के ऊपर जो है ना हमारे एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स,
इस तरह होते हैं, ठीक है। एक्सॉन्स वो है हिस्सा है डीएनए का जिसका एमआरएनए जो है ना गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू पेप्टाइड सीक्वेंस, ठीक है। पेप्टाइड सीक्वेंस में ट्रांसलेट हो जाता है, जबकि इंट्रॉन इनके बीच में होता है। बीच में जो होता है ये बेचारा जो होता है ना इंट्रॉन जो है ना दे डू नॉट कोड या कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड इंट्रॉन्स, ठीक है। ये ट्रांसलेट नहीं होते आगे, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में, ठीक है ना। तो ये यूकैरियोटिक सेल में एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं सारे, ठीक है। हमारे यूकैरियोट्स में क्या बैक्टीरिया में क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया एक ही बात है यार। बैक्टीरिया में क्या होता है, सिर्फ एक्सॉन्स होता है, ठीक है, इसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। डिफरेंस जो है ये देखें, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मशीनरी है, ठीक है, बहुत सारा क्रोमोसोम्स हैं, इसके पास तो सिंगल है, ठीक है ना। तो इसके पास हमारे जो प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जो हैं, तो इनको संभालने के लिए हमें मेम्ब्रेन भी चाहिए। तो इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, एक ही है, सर्कुलर है, ठीक है ना। इसमें प्रोकैरियोट्स में इनमें क्या होती है कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है ना। और अच्छा, इसको फिर हम अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसको हम न्यूक्लियस भी नहीं कह सकते, इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने न्यूक्लियस का डिफरेंस पढ़ लिया। तो देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, फिर लीनियर हमारा सारा जो जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हिस्टोन्स में होते हैं, ठीक है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स भी होते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें कि क्या ऐसा सिर्फ अच्छे स्टूडेंट ये जवाब देते हैं, वो ये कि क्या यूकैरियोटिक सेल का तमाम जो डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल में तमाम मौजूद डीएनए है कि देखें, डीएनए जो होता है ना इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी होता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना। और वो कहाँ होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में इसका अपना डीएनए होता है, इसका मीने का, ठीक है। ये डीएनए और इस डीएनए में थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, लेकिन इस डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। अच्छा, वो सिमिलरिटीज़ क्या हैं, बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर होता है, ये भी सर्कुलर होता है। बैक्टीरियल डीएनए में एक्सॉन्स होते हैं खाली, इसमें भी खाली एक्सॉन्स होते हैं, और इसमें हिस्टोन्स नहीं होते, इसमें भी हिस्टोन्स नहीं होते, ठीक है। अच्छा, वो जो ठीक है ना, ये सिमिलरिटी है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए जितना देखें, कुछ कभी कभी कंफ्यूज करने के पूछते हैं कि क्या ह्यूमन यूकैरियोट्स या ह्यूमन नहीं, सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद सारा जो डीएनए मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो लीनियर होता है? नहीं, कुछ ऐसा होता है जो साइटोप्लाज्म में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है ना, इसके अंदर होता है, ये लीनियर नहीं होता है, ये सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया जैसा ही होता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, सही है। इसके अलावा जो डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो देखें, यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियोलस नज़र आ रहा है आपको, अच्छा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस नहीं होता, ठीक है ना। ये देखें, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, न्यूक्लियस का एक स्पेशल ख़ास एक एरिया होता है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबलिंग सिंथेसिस और असेंबलिंग होती है, ठीक है, उनकी। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, वो हमारा डिफरेंस है जो जो राइबोसोम्स का, ठीक है। राइबोसोम्स देखें, ये जो यूकैरियोट्स में देखें 60S राइबोसोम्स, 40S राइबोसोम्स होते हैं, टुगेदर इनको 80S राइबोसोम्स हैं। प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में 60S और 40S राइबोसोम्स हैं, ठीक है। टोटल इनका 80S राइबोसोम्स हो गए, ठीक है। देखें, ये जो 60 और 40 है, ये इसकी कोई सम नहीं है, ये टुगेदर मिला के 80 और ये 60। ये एस जो है ना, ये स्वेटबर्ग यूनिट है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो एस है, ये देखें, ये स्वेटबर्ग यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब ये सेगमेंट होता है ना, तो ये कितनी तेज़ी से ये वो सेडिमेंट करता है सेंट्रीफ्यूज में, ठीक है। ये 60S की तेज़ी से अगर अलग हो तो 60S की रफ़्तार से, ये 40S की रफ़्तार से, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो ये 80S की रफ़्तार से ये सेडिमेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा, जब ये सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो ये 60S की रफ़्तार से नीचे जाता है, ये 40S की रफ़्तार से नीचे जाता है। टुगेदर जब मिलते हैं तो ये 80S की रफ़्तार से नीचे जाते हैं। तो ये जो है ना, ये डिपेंड करता है 60S, ये मास पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना।
तो ये बस ये कुल मिला के यही है कि 60 और 40s के राइबोसोम्स होते हैं, तो मिला के 80s, जबकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक है इसमें 50s और 30s के राइबोसोम्स होते हैं, टू मिला के फिर ये 70s के होते हैं। ठीक है, ये देखें आप दोनों का डिफरेंस, ये देखें यहाँ पे इसका डिफरेंस देखें और इसका डिफरेंस देखें। ठीक है, ये इसलिए है कि ये डिफरेंस है ना, इसकी बेस पे हम ड्रग्स बनाते हैं, और ड्रग्स जब अंदर आते हैं तो इनको अटैक नहीं करते, इनको अटैक करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर, ड्रामा नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बोर्न ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये आपने देख लिया, ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी तो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, उसका न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं था। लेकिन यूकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है अगर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स वगैरह नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं होते, तो इसका सवाल ये है कि ये खुद एक माइटोकॉन्ड्रिया टाइप जो है ना होता है ना। आप हमने पहले बताया था ना, ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स जस्ट लाइक ए बैक्टीरियल सेल। ठीक है, तो जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमारे जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के एंजाइम्स होते हैं, ईटीसी है जो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो उसी तरह इसकी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में भी ये देखें, ये डॉट्स जो है ना, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, ये बैक्टीरिया सही है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और इसका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कुछ राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाती है फिर वो, तो फिर कुछ राइबोसोम्स इधर होते हैं, कुछ राइबोसोम्स इसके ऊपर होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती ही नहीं है, तो फिर जो जितने भी राइबोसोम्स है वो फ्री राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होने वाले राइबोसोम्स यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि ईआर ही नहीं होती, यानी ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इससे हमारे पास देखें ये गोल्जी ऑपरेटस आपको नज़र आ रहा है, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, ये भी हमारे प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में होता है हमारे सेल्स में, और जबकि इधर नहीं होता। ये देखें खाली डिब्बा नज़र आ रहा है जो बैक्टीरियल सेल। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है देखें हमारे पास यूकैरियोट्स में जो मेन फंगाई वगैरह में देखिए हमारा जो mRNA होता है ना, वो मोनोसिस्टोनिक होता है। आप इसको ऐसे याद रखें, मेन में होता है। ठीक है, तो जबकि जो यूकैरियोट्स में जो होता है ना, सॉरी प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में कह दें, वो होता है मोनो और पॉली होता है। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। इसका क्या मतलब, मोनो एंड पॉलीसिस्टोनिक की मैं डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ। वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल में देखिए जब न्यूक्लियस से बाहर हमें मैसेंजर RNA आता है, ये हमारा मैसेंजर RNA है। ठीक है ना, ये हमारा मैसेंजर आ रहा है। 60s 40s देखें ऐसे आते हैं, ये 60 और 40s। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पे आगे फिर यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाती है, ऐसे करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो जाए। यहाँ पे हमारा स्टॉप कोडॉन, यहाँ से फिर डिसअसेंबल होते हैं। तो होता क्या है कि जब राइबोसोम्स आते हैं तो एक ख़ास जगह है यहाँ पे हमारे मैसेंजर RNA के ऊपर, जो जहाँ पे ये असेंबल होते हैं, 60s और 40s असेंबल होते हैं, फिर ऐसे करके पेप्टाइड चेन बनाते हैं, और पेप्टाइड चेन फिर बनाने के बाद यहाँ से पेप्टाइड चेन निकलती है, और ये फिर डिसअसेंबल होते हैं, पॉइंट पे आते हैं, आके एक सीक्वेंस में आते हैं, आके असेंबल होते हैं, असेंबल होकर पेप्टाइड चेन बनाते हैं, फिर डिसअसेंबल होते हैं। इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाली, इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है ना, याद रखें इसको शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बस ऐसा होता है कि यहाँ पे पेप्टाइड चेन बना के डिसअसेंबल हो जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोट्स में तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन यूकैरियोट्स में जो मैसेंजर RNA के ऊपर सिर्फ एक किस्म की एक ही शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस होती है, और एक ही टाइप ऑफ पेप्टाइड बनता है। लेकिन ये ऑपोजिट है जो प्रोकैरियोट्स में एक मैसेंजर RNA में बहुत सारे शाइन-डलगार्नो सीक्वेंसेस होते हैं। वो क्या करते हैं, ऐसे आते हैं राइबोसोम बंद के, फिर दूसरा बनाते हैं, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह बनाते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोकैरियोट है वो देखें शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस 1 2 3, इसमें बहुत सारे शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस, SDS बोलते हैं इसको, शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, तो ये राइबोसोम से असेंबल होते हैं, यहाँ पे आके बनाते हैं, एक पेप्टाइड बनाते हैं, फिर दोबारा असेंबल होते हैं, दूसरी पेप्टाइड बनाते हैं, दोबारा असेंबल, तीसरी पेप्टाइड, दोबारा असेंबल, चौथी पेप्टाइड। इस तरह ये स्टार्ट पे पेप्टाइड स्टार्ट, और ये स्टॉप कोडॉन पे पेप्टाइड ख़त्म हो गए, दोबारा इसमें लग जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह बहुत सारे, एक ही मैसेंजर RNA बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स बना सकता है। इसमें नहीं, इसमें ऐसा है कि एक ही पेप्टाइड चेन, एक ही मैसेंजर RNA, एक पेप्टाइड चेन और एक शाइन-डलगार्नो सीक्वेंस। ठीक है,
ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक, ठीक है, इंसान वाले यूकैरियोट्स में, और बैक्टीरिया वाले को पॉलीसिस्ट्रोनिक बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो डिफरेंस है वो डिवीजन का डिफरेंस है। देखें इसमें छोटा सा प्लाज्मिड है, उसको ऐसे हाफ करके बैक्टीरिया सेल डिवाइड होकर 2 बन जाता है। इसमें माइटोटिक स्पिंडल्स की ज़रूरत नहीं, माइटोटिक फिगर्स की। माइटोटिक स्पिंडल्स की ज़रूरत तो हमारे प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है, सॉरी यूकैरियोट्स में है, इंसान और फंगाई और बैक्टीरिया से ऊपर अदर देन बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम्प्लेक्स क्रोमेटिन होता है, तो डिवीजन से पहले इनको हर एक का जो कॉपी होता है 2 कॉपी है, ठीक है ना, इसके 2 कॉपीज़ बनने, एक सेल में एक दूसरे सेल में जाना चाहिए, जिसके लिए हम माइटोटिक स्पिंडल या माइटोटिक फिगर्स का सहारा लेते हैं, और वो हमारे यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया में नहीं होते। अच्छा, दूसरा हमारा डिफरेंस है वो ये है कि डीएनए जो बैक्टीरिया का डीएनए वो कंटिन्यूस रेप्लिकेशन करता रहता है, लेकिन ह्यूमन में ऐसा नहीं है, सॉरी यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है। जबकि हमारे इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस नहीं होता, हमें G1 स्टेज, फिर S फेज़, G2 स्टेज, फिर M फेज़ के से गुजरना पड़ता है हमारे सेल को, यूकैरियोट्स के सेल को। अच्छा, एक्सेप्ट इसमें एक फंगाई है जिसमें बडिंग होती है, ठीक है, फंगस में, ठीक है। बाकी जो यूकैरियोट्स के सेल है ना, वो इस तरह स्टेजेस में डिवाइड करती है, ये कंटिन्यूसली रेप्लिकेट करता है जो बैक्टीरिया का है, ठीक है ना। तो ये बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड करते हैं, यूकैरियोट्स बाइनरी फिशन के थ्रू डिवाइड नहीं होते, ये माइटोसिस के थ्रू करते हैं। एक्सेप्ट यीस्ट में देखें, यीस्ट में माइटोसिस के थ्रू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है हमारे पास वो ये है कि जो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया में ना, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो सेल वॉल होती है, ठीक है, ये देखें सेल वॉल होती है, ठीक है ना। ये प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है ना वो सिर्फ माइक्रोप्लाज्मा को हटा के, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, बाकी सब में सेल वॉल में देखिए बीच में ये ग्लाइकेन है, ये सारे हॉरिजॉन्टल जो हैं, बीच में ये देखें ये पेप्टाइड चेन आ रही है, पेप्टाइड चेन जोड़ रही है इसको, तो ये रॉड्स ऑफ शुगर हो गया ग्लाइकेन, और ये पेप्टाइड चेन, तो पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वॉल होती है, सेल वॉल, ठीक है, तो होती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये यूकैरियोट में, सॉरी प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है। देखिए मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो उनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सेल वॉल से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जो जनरल रूल्स, गोल्डन रूल्स, ठीक है। नो यूकैरियोट हैज़ अ सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, यूकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकेन होता ही नहीं है। ऑल प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में ये सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन से, लेकिन यूकैरियोट में पेप्टिडोग्लाइकेन का कंसेप्ट ही नहीं है, बल्कि मोस्ट यूकैरियोट्स डू नॉट हैव सेल वॉल, याद रखें, डू नॉट हैव, यहाँ पे देखें मोस्ट यूकैरियोट्स डू नॉट हैव सेल वॉल। अच्छा, नंबर 3 रूल, द ओनली यूकैरियोट विच हैज सेल वॉल इज फंगाई, बट ये वाली सेल वॉल भी काइटिन से बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं होती, ठीक है। तो P फॉर पेप्टिडोग्लाइकेन, P फॉर ओनली प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ये वजह होती है कि जो हमारी ड्रग्स है वो एक्ट करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, जो डिस्टर्ब करते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन को, उनको हम एंटी बैक्टीरियल कहते हैं, क्योंकि उनको हम एंटी फंगल भी नहीं कह सकते। क्यों, फंगाई में तो पेप्टिडोग्लाइकेन होती ही नहीं, फंगाई में तो काइटिन होती है, और इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, ठीक है, वो जो पेप्टिडोग्लाइकेन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो सेल वॉल्स को डिस्टर्ब करने वाले हैं, ठीक है। लगे आता हूँ कुछ सेल वॉल एक्टिव एजेंट्स जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया के, वो याद रखें, पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, एस्ट्रियोनम, इमिपेनियम एंड वैंकोमाइसिन, ये इनको आपने याद रखना है, ठीक है। PIC ठीक है, सही है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो है इसके फंक्शंस क्या हैं। ये शेप देती है बैक्टीरिया को, ये रिजिडिटी देती है, ये याद रखें अंदर का जो होता है ना ये मवाद, इसका हाइपर ऑस्मोटिक होता है, अगर ये ना होती तो ये एब्जॉर्ब करता वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर, और ये सेल ही बर्स्ट हो जाता, ठीक है। तो ये फिर जो इसको बर्स्ट होने से भी रोकती है, ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो सेल वॉल है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो हाइपर ऑस्मोटिक हो गया तो ऑस्मोटिक बर्स्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करके, वाटर एब्जॉर्ब करके, और ये क्योंकि इस सेल वॉल वीक होती है तो ये बर्स्ट हो सकता है। क्यों वीक क्यों होती है, इसमें स्टीरोल्स नहीं होते, याद रखें, बैक्टीरिया सेल में स्टीरोल्स नहीं होते। देखिए
जो स्टीरोल्स होते हैं ना माइकोप्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा क्या है, द ओनली बैक्टीरिया विच डज नॉट हैज़ सेल वॉल, ठीक है ना। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल तो नहीं होती लेकिन स्टीरोल्स होते हैं। अच्छा, इन ऑल यूकैरियोट्स हमारे इंक्लूडिंग इन ह्यूमन स्टीरोल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। स्टीरोल्स फंगाई के जो स्टीरोल्स होते हैं उनको अर्गोस्टीरोल बोलते हैं, ठीक है ना। फंगाई के जो स्टीरोल्स हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फंगाई में स्टीरोल्स होते हैं ना, उनको कहते हैं अर्गोस्टीरोल्स। फंगाई का एक और इम्पोर्टेंट डिफरेंस था, वो ये था कि फंगाई जो है काइटिन होता है इसमें, ठीक है ना। देखिए, द ओनली यूकैरियोट विच है सेल वॉल इन इज फंगाई बट इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है। काइटिन के साथ इसमें फिर एर्गोस्टिरोल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है, इस एर्गोस्टिरोल पे फिर कुछ ड्रग्स एक्ट करते हैं, जैसे हमारी एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है ना, तो इस पे एक्ट करती है फंगाई की। तो फंगाई की खास बातें, एर्गोस्टिरोल होती है, स्टिरोल की खास एक पॉइंट इसका फंगाई में, और फंगाई में काइटिन सेल वॉल होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है फंगाई से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो एम्फोटेरिसिन भी फिर हमारे ह्यूमन उसमें क्यों नहीं एक्ट करती, क्योंकि एक खास एर्गोस्टिरोल्स पे एक्ट करती है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ह्यूमंस में देखिए कौन से स्टीरोल्स होते हैं। ह्यूमंस में भी एक खास स्टीरोल, हमारा जो स्टीरोल्स हैं ह्यूमन में वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये कि माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है पेनिसिलिन को ज़्यादा सेंसिटिव है या सेफेलोस्पोरिन को, तो आपका आंसर क्या होगा। ये देखिए, माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है फॉर पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, तो आपका आंसर क्या होगा। आपका आंसर ये होगा ना कि देखो भाई, उसमें तो सेल वॉल ही नहीं होती, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती, तो फिर वो किस तरह सेंसिटिव होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट बैक्टीरिया को लेके आगे बढ़ते हैं। देखें, बैक्टीरिया दो इस किस्म की ब्रॉड कैटेगरीज है, टिपिकल, एटिपिकल, ठीक है ना। एटिपिकल में हमारे पास माइकोप्लाज्मा, क्लेमीडिया और जो है रिकेट्सिया होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसमें देखें, नो सेल वॉल तो होती नहीं है, ठीक है। इट हैज स्टीरोल्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर रिकेट्सिया है। रिकेट्सिया भी ये देखें मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंट्रासेलुलर। क्लेमीडिया भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंट्रासेलुलर, ठीक है। आपने सुना होगा कि रिकेट्सिया मल्टीप्लाइज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज, आपने सुना होगा, ठीक है। ये फिर क्या करता है, एक हेमरेजिक सिचुएशन क्रिएट करता है, जिसको कहते हैं रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर याद है, ये रिकेट्सिया करता है। उसके बाद क्लेमीडिया, देखिए क्लेमीडिया भी इसी तरह ही है, इंट्रासेलुलर, ये ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। और ये देखिए, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी है ये क्लेमीडिया, ठीक है। क्लेमीडिया क्या करता है, ये फॉलोपियन ट्यूब्स की ना स्कारिंग करता है, उधर जाकर इन्फेक्शन करता है, स्कारिंग करता है, इन्फेक्शन स्कारिंग, फिर वो उनको ब्लॉकेट करता है, ठीक है। तो ये क्लेमीडिया के साथ ताल्लुक है इसका फीमेल इनफर्टिलिटी का। फिर आपको पता है ना कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस भी है ये क्लेमीडिया, ठीक है। आपको याद है क्लेमीडिया की सब स्पीशीज क्लेमीडिया ट्रैकोमैटस, ये ब्लाइंडनेस कॉज है, ये आंखों में ट्रैकोमा करती है। फिर वो क्या करता है, आंखों के जो ये जो पलकें हैं इनमें स्कारिंग करती है। फिर वो जो स्कारिंग जब करती है ना, तो वो जो आईलैशेस अंदर की तरफ जाते हैं, कॉर्निया को इरिटेट कर करके ये वो फिर ब्लाइंडनेस कराते हैं। इसी तरह ये देखिए, यहाँ भी क्लेमीडिया है ना, तो कैरिंग, ठीक है। तो कैरिंग है, ठीक है ना। फॉलोपियन ट्यूब में भी स्कैरिंग, आई में भी स्कैरिंग, उसके बाद ब्लाइंडनेस करता है। उसके बाद देखिए, माइकोप्लाज्मा एटिपिकल अम्यूनियो कर सकता है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक बार इसको रोक के आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ एमसीक्यूज करते हैं। कॉर्पस स्ट्रेटम जो है ना कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म से मिलकर बनता है। और रिगार्डिंग स्कल ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ वॉल्ट इज़ बिगर देन फेस, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और इससे पहले अभी हम करेंगे एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल करेंगे पहले, उसके बाद एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है ना।